हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 नवंबर 2023 से बनने वाले सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्विकली रिवीजन की। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, फिर आज की तरफ पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 16 नवंबर को निम्न में से दिवस मनाया गया। तीन, विश्व प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और विश्व दर्शन दिवस। इसके अलावा सलमान रुश्दी को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया। नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दोस्तों ये फरीदाबाद में आयोजित होगा। ये जनवरी 2024 में होगा। वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है ये 2025 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा। और गेल कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया गया है। अभी हाल में जियो और वनवेब को इसको भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस मिल गया है। और 2023 में आभासी प्रारूप में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की भारत ने। ओडीआई विश्व कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए मोहम्मद शमी अहमद। भारत और श्रीलंका ने अभी हाल ही में मित्र शक्ति 2023 अभ्यास किया है महाराष्ट्र के पुणे में। और प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप ओमेगल को 14 वर्षों के बाद बंद करने का निर्णय लिया गया है। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल के दिन से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन की करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें इसकी फ्री पेन पीडीएफ और फ्री में क्विज आपको प्रोवाइड की जाती है। इसको आप प्राप्त कर पाओगे एमजेटी ऐप से। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 17 नवंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 नवंबर को देखो दो दिवस मनाए गए, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दिवस वाले क्वेश्चन ना, क्योंकि 2 दिवस 3 दिवस हर एक दिन मनाए जा रहे हैं और क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैं इसको अलग अलग ना करके एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर दिया करता हूँ, तो इससे सारा कवर भी हो जाता है और क्वेश्चन की संख्या भी नहीं बढ़ती। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में जानेंगे। 17 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। तो देखो, सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टूडेंट्स जाते हैं ना पढ़ने, मतलब जैसे कि एक देश का, अपने भारत के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं विदेशों में पढ़ाई करने, तो वो हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्र। तो जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं उनको उनकी क्या क्या जरूरतें होती हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये सभी चीजों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टूडेंट्स को महत्व दिया जाता है। एक विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, याद रखना, विश्व छात्र दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर और विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। 1939 में दोस्तों प्राग में एक यूनिवर्सिटी पर नाजी आक्रमण हुआ था और उसी की सालगिरह के रूप में ये दिन चुना गया है। अब दूसरा महत्वपूर्ण दिवस नेशनल एपिलेप्सी डे। नेशनल एपिलेप्सी डे जो है, यानी कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ये मिर्गी जो रोग होता है, जो एपिलेप्सी रोग होता है, उसके प्रति अवेयर करने के लिए दिवस मनाया जाता है। मिर्गी रोग ये गंभीर समस्या है और ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है। और हर साल भारत में 17 नवंबर को इसको याद किया जाता है, इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिर्गी रोग से जो पीड़ित होते हैं उनके और उनके परिजनों को जागरूक करने के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई थी डब्ल्यूएचओ की, उसने बताया था कि दुनिया भर में 50 मिलियन से ज्यादा मिर्गी के रोगी हैं, जिनमें से 80% विकासशील देशों से आते हैं। भारत भी एक विकासशील देश है। अब देखो, हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में एक फिक्स डेट है 17 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए तो फरवरी के सेकेंड मंडे को, ठीक है। आगे ये महत्वपूर्ण दिवस है, कल मैंने रिवीजन कराया था नवंबर महीने के, तो आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, 21 नवंबर 2023 को कहां पर एआईएफएफ फीफा अकादमी लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों भुवनेश्वर में घोषणा हुई है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फीफा अकादमी यानी फीफा एकेडमी लॉन्च किया जाएगा। कहां पर? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहां पड़ता है? ओडिशा में। तो ये कुछ इस प्रकार से एकेडमी होगी। एक्चुअली में फीफा अब प्रयास कर रहा है कि अलग अलग देश में जहां पर अभी फुटबॉल को उतना ज्यादा महत्व या कहें उतना ज्यादा उसको हाईलाइट्स नहीं मिली हुई है,
कमजोर चल रहा है, वहां पर फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाए, लोकप्रिय बनाया जाए, और जिससे वहां पर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े और फीफा को और अच्छा कवरेज मिल सके। ऐसा क्रिकेट को भी करना चाहिए, आईसीसी वगैरह को भी इस पर स्टेप्स उठाने चाहिए। केवल ये लोग पैसा कमाते हैं, इनको चाहिए कि कुछ ऐसे देशों में भी विस्तार करें जहां पर अभी क्रिकेट नहीं जाना पहचाना जाता। आप देखोगे अगर 10 टीमें ही केवल ये वर्ल्ड कप खेलती हैं, इसी वजह से ओलंपिक्स में अभी तक नहीं आ रहा था। हालांकि 2028 में अनाउंस हो गया है कि ओलंपिक में क्रिकेट खेला जाएगा, लेकिन फीफा जो है ये लगातार प्रयास कर रहा है कि ये जगह जगह जो विकासशील देश हैं या ऐसे देश हैं जहां पर अभी रुझान कम है फुटबॉल का, वहां पर एकेडमी स्थापित कर रहा है और वहां पर फीफा की जागरूकता बढ़ाई जाएगी, फुटबॉल को महत्व दिया जाएगा, फुटबॉल के इवेंट्स आयोजित कराए जाएंगे। ऐसे ही भुवनेश्वर ओडिशा में किया जा रहा है। आपको याद हो भुवनेश्वर में ही दोस्तों अभी हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, दो बार हॉकी वर्ल्ड कप का होस्ट किया भारत ने। क्यों? भारत में हॉकी बहुत पुराना खेल है और बहुत ही प्रचलित खेल है। भारत ने 8 गोल्ड ओलंपिक में जीते हैं हॉकी में। तो यही कारण है कि भारत को देखो लगातार 2 बार विश्व हॉकी वर्ल्ड कप यानी कि हॉकी विश्व कप का आयोजन करने का मौका मिला, 2018 वाला, 2023 वाला। जीते नहीं वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही जब फीफा वगैरह चलने लगेगा, आप देखो सुनील छेत्री के अलावा मुझे नहीं लगता कि आप गिने चुने 2-4 खिलाड़ियों का नाम फुटबॉल की अपनी टीम के अभी ला सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में भारत में ये स्थापित किया जा रहा है। आर्सेन वेंगर जो है ये इसका उद्घाटन करेंगे, जो कि एक बहुत ही फेमस, बहुत ही महान फुटबॉल के कोच हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ये आयोजित कराया जाएगा, क्योंकि यही भारत में संस्था है फुटबॉल के लिए। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है कल्याण चौबे। फीफा आया है, फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसे बोल रहे हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना इसकी 1904 में हुई थी, लेकिन स्थापना इसकी पेरिस में की गई। कहां पर? पेरिस में। अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर आप बताओगे ज्यूरिख। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, ठीक है ना। हेडक्वार्टर अलग है, स्थापित अलग जगह पर हुआ था। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं फीफा की। फीफा के द्वारा रैंकिंग आई थी और अभी भारत जो है 99वां स्थान पर पहुंचा था। और अगर फीफा की टॉप पर रैंकिंग बात करें, टॉप पर अर्जेंटीना चल रहा है, वही विजेता भी है फीफा विश्व कप का। अब की बात है नवंबर 2023 में किस जीवन बीमा कंपनी ने उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये अवार्ड जीता है एचडीएफसी लाइफ ने। एचडीएफसी बैंक आप जानते हो, एचडीएफसी लिमिटेड जो थी और एचडीएफसी बैंक दोनों का विलय हो चुका है। तो अब एचडीएफसी बैंक ही यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड ही कहो, एक ही कंपनी है। उसी की एक और यूनिट है इंश्योरेंस वाली। वो इंश्योरेंस वाली यूनिट जो है उसे हम लोग एचडीएफसी लाइफ के नाम से जानते हैं। तो जो एचडीएफसी लाइफ है ना, ये जीवन बीमा सेक्टर में या कहें कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसलिए इसको मिला है गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार, गोल्डन पिकॉक अवार्ड। यहाँ पर आप देख पाओगे इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये पुरस्कार कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इनकी उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। इसके द्वारा ये न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया, जो कि पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इनके द्वारा ये घोषित किया गया, मतलब चुना गया। और इसको देता है गोल्डन पिकॉक अवार्ड सेक्रेटरी। ठीक है जी। एचडीएफसी लाइफ की अगर बात करें तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ हैं विभा पढ़ारकर। क्लियर? आगे कुछ और पुरस्कार सम्मान है, उनका रिवीजन करेंगे। डॉक्टर सोमदत्त सिंह को अभी चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला था। आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार मिला है, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। नंदनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला। शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान मिला है। इसके अलावा दोस्तों दिलीप नागमैथम को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। सीएस लक्ष्मी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रूई किसियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार और स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चे में रही बुक कश्मीर 3 द पार्टीशन ट्रायलॉजी, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दोस्तों कौन? मनरीत सोढ़ी सोमेश्वर। मनरीत सोढ़ी सोमेश्वर एक महिला है, ये हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। एक्चुअली में इन्होंने 3 पुस्तकों की एक सीरीज लिखी हुई। इन 3 पुस्तकों की सीरीज में ये तीसरी बुक है कश्मीर। इससे पहले जो इनकी 2 पुस्तक आई है वो लाहौर और हैदराबाद है।
तो बेसिकली जब ये भारत का विभाजन हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, उस टाइम पर हैदराबाद, लाहौर और कश्मीर की स्थिति क्या थी, इस ट्रायोलॉजी को इन्होंने समझाया हुआ है इस पुस्तक में। तो इन्होंने 3 पुस्तक लॉन्च की, एक तो पहले लाहौर, फिर हैदराबाद, देखो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 3, ठीक है ना। तो ये 3 पुस्तकें इन्होंने लॉन्च की। क्लियर है जी। हार्पर कॉलिंस के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। आगे पिछले दिनों में भी बहुत सारी पुस्तकें आई थी, इनको भी हम लोग रिकॉल करेंगे। तो देखो अभी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ये पुस्तक लीना कुमार की है, ये पूछी जाएगी आपसे, इंपॉर्टेंट है। पिच साइड, ये पुस्तक लिखा अमृत माथुर ने। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट एंड अंत्य प्रिया कविताकाल, ये तीनों पुस्तक पीएस त्रिधरन पिल्ले ने लिखी। ये गोवा के गवर्नर है वर्तमान समय में। ड्रंक ऑन लव, ये विपुल रेखी की पुस्तक है। कुछ अधूरे सिर्फ, ये आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखा है। मानसून, पोयम फॉर लव एंड लॉन्गिंग, अभय की पुस्तक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये नीरजा चौधरी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज ने लिखा है। क्लियर है जी। दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता हो, कंटेंट पसंद आता हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। आगे हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार 2024 में 96वें अकादमी पुरस्कारों का मेजबान किसे बनाया गया है। तो दोस्तों 2024 में 96वां अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। अकादमी पुरस्कार यानी कि एकेडमी पुरस्कार, इसे एकेडमी पुरस्कार कह सकते हो, और इसी को नाम दिया गया है ऑस्कर। इसी को ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ऑस्कर जो है ये दुनिया में सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो सिनेमा के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, उसका 96वां संस्करण जो कि मार्च 2024 में दिया जाएगा, इसके लिए मेजबान यानी होस्ट चुना गया है। किसे, इसके लिए होस्ट चुना गया है, किसे, जिमी किमेल। जिमी किमेल जो है, ये हैं आपको दिख रहे हैं, ये चौथी बार होस्ट करेंगे, ठीक है, इस इवेंट को। अब देखो होस्ट को लेकर के ये चर्चे में न्यूज क्यों बन रहा है, कारण ये है कि एक होस्ट जो था वही पिटाया गया था। अभी विल स्मिथ, याद होगा 2022 वाली वो घटना, जब थप्पड़ कांड हुआ था, जाकर के वो मार दिए थे। किसको मारे थे, क्रिस रॉक को मारे थे थप्पड़। तो विल स्मिथ मारे थे, उसके बाद से फिर ना क्रिस रॉक आए ना विल स्मिथ, इनको किया गया, इनको भी बैन कर दिया गया ऑस्कर के लिए। उसी के बाद से जिमी किमेल को अकादमी पुरस्कारों के होस्टिंग के लिए जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इससे पहले भी ये कर चुके थे, ये इससे पहले 2017 में और 2018 में इसको होस्ट कर चुके थे। 2022 में ये कांड हुआ, 2023 में ये होस्ट किया और चौथी बार अब करने जाएंगे 2024 में। समझ में आई बात। होस्ट करना मतलब आप देखते हो जो भी इवेंट होता है, जो बीच बीच में बुलाते नहीं है शायरी वगैरह पढ़ करके, ठीक है, वही वाले हैं। तो 96वां ऑस्कर अवार्ड जो होगा ये दिया जाएगा। अच्छा, तो 95वां वाला पिछला वाला जो दिया गया है, इसे दिया गया है बेस्ट फिल्म, तो आपको याद ही होना चाहिए। तो बेस्ट फिल्म जो है ये किसे दिया गया था, पिछली बार वाला बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये किसे दिया गया था, तो आप बताएंगे एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवरीवेयर, ऑल एट वंस, बिना, ये फिल्म का नाम है और इसी को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। असम राज्य सरकार के द्वारा मंजूर किए गए सेवा और AHSEC के विलय को किस नाम से अब जाना जाएगा। तो असम सरकार ने अपने अपने राज्य में 2 जो एजुकेशन बोर्ड थे उनका विलय कर दिया है। बेसिकली जो प्राइमरी और जो सीनियर प्राइमरी कह सकते हैं, उन दोनों का एजुकेशन जो बोर्ड था उसको विलय कर दिए हैं। और अब विलय करके इसे ASSEB कर दिए हैं, यानी असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के रूप में कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखो तमसोमा ज्योतिर्गमय और ज्ञान विज्ञान साधना के साथ ये दोनों थे, इनका मर्जर हो गया है। सेवा का मतलब था असम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विलय हुआ है असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद में, यानी AHSEC, असम काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में। अब विलय होने के बाद ASSEB के नाम से, यानी असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। क्लियर। असम आया है, असम देखो आप मैप पे कहाँ पर है, ये एक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है। और ये क्योंकि इसी राज्य से सभी लोग अलग हुए हैं धीरे धीरे करके, इसलिए सबसे बॉर्डर शेयर करता है, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है असम।
असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया, इनका नाम याद रखिएगा, नई नियुक्ति है। असम में मैंने आपको 7 नेशनल पार्क बताए थे और सातों नेशनल पार्क की ट्रिक बताई। क्या ट्रिक? बिल्कुल तुलसीदास जी के दोहे की तरह कि असम के डिब्रूगढ़ से काजी नाम के मानस आए और राम नाम लय करके औरंगजेब को दहिन पटका। ठीक है जी, फिर से सुन लो। असम के डिब्रूगढ़ से काजी नाम के मानस आए और राम नाम लय करके औरंगजेब को दहिन पटका। तो यहाँ पर ये 7 नेशनल पार्क आपके कवर हो जाते हैं। कौन कौन से? रायमोना, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रूगढ़ सैखुआ, देहिंग पटकाई। ठीक है ना, ये सभी 7 नेशनल पार्क इसी दोहे से कवर हो जाएंगे। डिकोड करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, जो लोग भी पुराने स्टूडेंट हैं जिनको पहले से इसको बताया गया है। बिहू नृत्य, घोरताल नृत्य, जम्बालिंग, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। एक यहाँ पर सातरिया होता है, सातरिया यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको कलर। चलिए, सातरिया जो है, सातरिया ये भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, यहीं का है। आगे, हाल ही में कौन सा तूफान बांग्लादेश के तट से टकराया? बांग्लादेश के तट से अभी टकराया है कौन सा तूफान? मिडहिली कहो या मिधिली कहो, ये दोनों नाम आ गया है। चलो यहाँ पर मैं डी ऑप्शन लगा दे रहा हूँ, मिधिली, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है। ठीक है, तो मिडहिली पढ़ो इसको चाहे मिधिली पढ़ो, ये तूफान चक्रवाती तूफान है, बांग्लादेश के तटों से ये टकरा चुका है। ये बांग्लादेश, अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में, ये इंडिया है, अपना प्यारा भारत है, यहाँ पर बांग्लादेश है। तो ये बंगाल की खाड़ी से उठा और इस तरफ जाकर के टकरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टकराने का अनुमान पहले ही बता दिया था आपने मौसम विभाग ने। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग, विज्ञान विभाग के द्वारा ये बता दिया गया था। 17 और 18 नवंबर का प्रेडिक्शन किया गया था और ये सच भी साबित हो गया। ये सुंदरबन के डेल्टा से होते हुए गुजरा तूफान और बांग्लादेश में जाकर के टकराया तट से। अच्छा, ये मिधिली जो नाम है इसको किसने दिया है? इसको नाम दिया है मालदीव ने। तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, कई बार आपको समझाया भी है, डेली करंट अफेयर भी। आप इसको सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च करना है? लिखना है तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, आगे एमजेटी एजुकेशन लिख देना, आपको कई सारी वीडियो मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, अभी जो आया था इससे पहले अक्टूबर में आया था हामून और तेज, ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। तेज वाला जो आया था ये तो आया था अरब सागर से उठा था, हामून जो था ये उठा था बंगाल की खाड़ी से, और दोनों ही अक्टूबर में ही आ गए थे, एक ही महीने में दोनों तूफान आ गए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन जो है उसको, या फिशरीज कह सकते हैं, ये आयोजित किया गया अहमदाबाद, गुजरात में। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। तो ये फिशरीज के लिए यानी कि मत्स्यिकी के लिए, या कहें कि मत्स्य पालन के लिए, या कहें मछलियों के लिए, सिंपल भाषा में, उसके लिए ये था। तो ये विश्व मत्स्य पालन दिवस जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है ना, उसी दिवस को ये शुरू होगा। एक्चुअली में 21 और 22 नवंबर को ये आयोजित होने वाला है। ये क्वेश्चन मैं एडवांस में आपको दे रहा हूँ। तो 21 और 22 नवंबर को अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित होगा, जिसकी घोषणा हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी विभाग के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने कर दिया है। तो ये विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर ये आयोजित होगा। ठीक है जी, कौन सा विषय रहेगा इसका? इसका विषय रहेगा मत्स्य पालन और जल कृषि संपदा। अच्छा, पिछले 9 वर्षों में, यहाँ कुछ डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको नोट डाउन कर लो। इसमें कहा गया है पिछले 9 वर्षों में मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारत में 38,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। साथ ही साथ भारत, इसका फायदा भी हुआ है। भारत जो है ये वैश्विक मछली उत्पादन कर रहे हैं, दुनिया भर में जितना भी मछली का उत्पादन हो रहा है उसकी 8% हिस्सेदारी अपने पास रखता है। इस वजह से भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा मछली उत्पादक देश बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भारत है। क्लियर? आगे कुछ आयोजन और सम्मेलन को रिवाइज कर लेंगे। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट अभी मुंबई में हुआ। संसदीय अध्यक्ष की शिखर सम्मेलन G20, संसदीय अध्यक्षों की का शिखर सम्मेलन जिसे P20 के नाम से भी जाना जाता है, पार्लियामेंट्री समिट, इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हेवा का इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ। इसके अलावा 13वां हिंद प्रसाद सेना प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वकीलों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन ये हुआ दोस्तों दुबई में। विश्व कॉफी सम्मेलन ये हुआ कर्नाटक में। इसके अलावा
G20 हुआ इंडिया में, नई दिल्ली में। G7 दोस्तों हुआ जापान में, ठीक है ना, इसको इंडिया लिख दो। COP28 अगर पूछा जाए तो आप बताओगे यूएई में हुआ, COP28 यूएई में हो रहा है। इसके अलावा एससीओ समिट जो है ये इंडिया इसकी मेजबानी किया, ये इंडिया में हुआ, ठीक है। ये सभी समिट जो है महत्वपूर्ण, इसको आप याद रखेंगे। अगला, महाराष्ट्र सरकार ने गगन सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा की है। इसे किसे दिया जाएगा? तो इसे दिया जाएगा दोस्तों सुरेश वाडकर जी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये आपको दिख रहे हैं सुरेश वाडकर, ये कौन है? ये दोस्तों बहुत ही अनुभवी पार्श्व गायक हैं। इसके अलावा पार्श्व गायक मतलब प्लेबैक सिंगर, इसके अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता भी हैं। तो इनको ज्ञान सामग्री या कहें गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है सन 2018 में। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपने गीत गाने वगैरह दिए हुए हैं, तो इनको दिया जाएगा इस बार, याद रखना। आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नाम से अपनी चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज लॉन्च किया? तो इंडियन नेवी के द्वारा अपनी चौथी पनडुब्बी रोधक युद्ध विमान जो है लॉन्च किया है। नाम है इसका आईएनएस आमिनी। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल से, आमिनी इसका नाम दिया गया है, एक द्वीप के नाम पर नाम दिया गया है। आमिनी बेसिकली एक द्वीप है। तो आईएनएस आमिनी जो है ये नाम से अपनी चौथी ये पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है। पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज मतलब ये देखेगी सबमरीन अगर आ रही है, किसी दुश्मन देश की सबमरीन है कहीं पर, तो ये उस सबमरीन पर अटैक करेगी और उस सबमरीन को नष्ट करेगी। इसीलिए ये एंटी सबमरीन ये शिप है। इसकी शिप है भारतीय नौसेना की, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से भारतीय मतलब भारतीय टेक्नोलॉजी से बनी है, इंडिजीनियस है, स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। कट्टुपल्ली में अभी इसे लॉन्च किया गया है, आमिनी को इसे लॉन्च किया गया। अच्छा, इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है एल&टी शिप बिल्डिंग्स की मदद से, क्योंकि इसी के साथ गार्डन रीच के साथ ही अभी ये डील हुआ था अप्रैल में, क्योंकि इसी को 8 ऐसे टेंडर मिले थे 8 ऐसे बनाने के। तो 8 2019 में ये मिला था रक्षा मंत्रालय से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। 8 में से ये चौथी पनडुब्बी, ठीक है। आने वाले दिनों में बाकी के भी 4 आएंगे। GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कोशिश किया है मैंने कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का। तो आप अगर पसंद आती है वीडियो तो शेयर भी किया करो। व्हाट्सएप चैनल अपना ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। और हाँ, जो कोर्सेज जो हैं इस पर क्लासेस लगातार फिर से शुरू हो चुकी हैं, तो त्योहार वगैरह मना लिए हो तो वही शुरू हो जाओ। इसके अलावा जो लोग पूर्वांचल क्षेत्र या बिहार क्षेत्र के हैं उनको सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग छठ अच्छे से मनाइए, लेकिन वहां से भी जल्दी से सेलिब्रेट करके वापस आइए और पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि एग्जाम्स भी आपके लग चुके हैं। टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह भेजी जाती है, पीडीएफ शेयर की जाती है, जो भी लाइव क्लासेस वगैरह होती हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हैं। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर किस तिथि को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड को किस वर्ष बिहार से अलग किया गया था? तो ये सन 2000 को अलग किया गया था। आज आपको क्या बताना है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी होता है, इसमें भारत किस स्थान पर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन जारी करता है? ये है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आज आपको क्या बताना है? दूसरा क्वेश्चन, सलमान रुश्दी को उनकी किस पुस्तक के लिए 1981 में बुकर पुरस्कार दिया गया था? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करिए। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अगले दिन की वीडियो में, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज ही हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप सर्च करके डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।